और हेयर ट्रांसप्लांट जो आजकल प्रचलन में है वो क्या होता है और किस तरह से हम उसको करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम बेसिकली आपके जो है फॉलिकल्स हैं उसको एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी में मूव करते हैं। डोनर एरिया कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी बाल लिए जा सकते हैं, इसके लिए भी हमें कुछ चुनाव करना पड़ता है कि कहाँ से अच्छा है। डोनर एरिया वैसे तो स्कैल्प में ही सबसे बेस्ट रहता है कि जहाँ पे आपने सर्जरी करनी है वहीं से ही अगर आपको मिलता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास बियर्ड रहता है नेल्स में या चेस्ट हेयर रहता है। ट्रांसप्लांट आपने कर दिया बालों को, वो कितने लंबे समय तक मेरे साथ रहने वाले हैं? कुछ लोगों को लगता है कि वो 1-2 साल में रहेंगे, कुछ को लगता है 5 साल में रहेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट वाले बाल होते हैं जो हमने फिक्स कर दिए और अच्छा रिजल्ट आएगा, जो मतलब आ ही जाता है, तो जो रिजल्ट आता है वो वाले बाल आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो लोगों का प्रश्न ही होता है कि हमें कितने ग्राफ्ट लगेंगे, उनको कैसे पता लगे कि उनको कितने ग्राफ्ट लगने वाले? वैसे अगर हमें ये वाला एरिया क्राउन एरिया पूरा अगर हम कवर करना है तो हमारे 5000-6000 ग्राफ्ट लगते हैं, पर हाँ कोई गिनता नहीं है, ये थोड़ा अंदाजे वाली बात है। क्या कोई पेशेंट अपनी तरह की हेयर लाइन भी डिजाइन करा सकता है या वो चाहिए कि मेरे को ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए? हम अपनी तरफ से एक हेयर लाइन सेट करके मार्कर से पहले पेशेंट को दिखाते हैं कि हम ये हेयर लाइन सोच रहे हैं, आप पहले आप एक बार बता दीजिए, फिर वो अपने जो भी अपने साथ उसको लेके आए और उसको भी दिखा देते हैं। अगर उनको कुछ डाउट हो रहे होते हैं वो भी हम उनके क्लियर कर देते हैं, लेकिन अगर उनको फिर भी लगता है कि नहीं थोड़ी सी एक्सटेंड करनी है या पार्टीशन भी बताएंगे वो अपना कि कौन सी साइड पे वो पार्टीशन है, क्योंकि एंगल पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन से स्लिट किस एंगल पे बना रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, पिछली सदी तक बालों के झड़ने की समस्या को और गंजेपन को माना जाता था बढ़ती उम्र का एक लक्षण, यानी बुढ़ापे का एक लक्षण। जिस तरह से घुटनों में ग्रीस कम हो जाती है, आंखों में मोतिया जाता है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं और बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, उसी तरह से ये माना जाता था कि बालों का कम होना, बालों में गंजापन आना बढ़ती उम्र का लक्षण है, बुढ़ापे का एक लक्षण है। लेकिन पिछले 20 सालों में स्थितियां बदली हैं। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल लेवल पर, तो 50 साल की उम्र आते आते 50% पुरुष और 30% महिलाएं गंजेपन का यानी बार्डनेस का शिकार हो जाती हैं। और भारत के अंदर तो ये स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। 30 से 50 साल तक की उम्र के पुरुष 58% तक बार्डनेस और गंजेपन और बाल झड़ने की समस्या से पीड़ित होते हैं और 40% महिलाएं भी इसका शिकार हो जाती हैं। और अब तो ये स्थिति 20 से 30 साल तक के युवाओं में भी दिखने लगी है। हमारे लाइफस्टाइल और डाइट ने एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा किया है। दोस्तों, जब बालों की जड़ें ख़त्म हो जाती हैं तो हमारे पास ज़्यादा विकल्प नहीं बचते, हमें हेयर ट्रांसप्लांट का या हेयर पैच और विग का सहारा लेना पड़ता है। यदि बालों की जड़ें बची हुई हैं तो हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं बालों को वापस लाने के, लेकिन जब जड़ें ख़त्म हो जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प होता है जिसका नाम है हेयर ट्रांसप्लांट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। बारीकी से हर चीज़ समझेंगे, हर चीज़ जानेंगे। ये क्या होता है, किन लोगों को कराना चाहिए, क्यों कराया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशन भी इसके साथ जुड़ी हैं या नहीं। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ VSCA के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शीनम सेठी गोयल, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। दोस्तों, इन्होंने अपनी MD डर्मेटोलॉजी में जोली ग्रांट मेडिकल कॉलेज से की है और बहुत अच्छी बात यह है कि ये गोल्ड मेडलिस्ट है। तो एक शानदार डॉक्टर आज हमारे पास मौजूद हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में हमें वो सब चीज़ें बताने वाली हैं जिसकी हम सब को ज़रूरत है, जो हम सब जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर शीनम का। डॉक्टर शीनम, आपका VSC में स्वागत है। तो सबसे पहले हम ये आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी मेडिसिन की कैसी रही, एक डॉक्टर बनने के बारे में आपका कैसे मन बना, कोई फैमिली से इंस्पिरेशन मिली या इसके पीछे कोई और मोटिवेशनल फैक्टर्स काम करते हैं? सर एक्चुअली क्या है कि बचपन से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक था जी। तो जब मैं पढ़ती थी तो सब ऐसे बोल भी देते थे कि तो बड़े होकर डॉक्टर बनेगी, तो एक तो बात वो भी बैठ जाती है। बहुत बढ़िया। फिर मुझे खुद भी ऐसे लगता था, मैं किसी डॉक्टर के पास खुद भी जाती थी ना तो मुझे लगता था नहीं मुझे ऐसा ही कुछ बनना है कि मेरे पास पेशेंट्स आए और मैं उनको अच्छे से देखूँ। फिर मेरे कज़न है, मेरे ब्रदर, तो वो भी डॉक्टर हैं, तो वो भी मेरे इंस्पिरेशन है कि मेरे को उनको देख के हुआ कि हाँ नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है। दोस्तों, आमतौर पे पीयर प्रेशर होता है या फैमिली के अंदर हमें कई बार इंस्पिरेशन ऐसी मिल जाती है जिससे हमारा करियर डिसाइड होता है। तो डॉक्टर शीनम ने बचपन से ही देखा कि एक डॉक्टर बनना उन्हें अच्छा लगता है, तो उनके अपने मन ने उनको ज़्यादा बताया कि यही फील्ड इनके लिए अच्छा है। डॉक्टर शीनम, आजकल जैसे हमने बात की कि बालों की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और 20-25 सालों के अंदर स्थितियाँ और ज़्यादा ख़राब हुई हैं, पूरे ग्लोबल लेवल पे भी और भारत के अंदर स्थितियाँ और ज़्यादा ख़राब हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, ये जो स्थितियाँ बदली हैं इसके पीछे कारण क्या है, और हेयर ट्रांसप्लांट जो आजकल प्रचलन में है वो क्या होता है
और किस तरह से हम उसको करते हैं, तो एक बार जानकारी हम चाहेंगे आपसे। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर फॉल के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जी। जिसमें से सबसे पहला कॉज होता है स्ट्रेस। जी। अगर आपको स्ट्रेस है तो बाल गिरेंगे, बाल गिरे हुए देख के पेशेंट्स को और स्ट्रेस होता है, उससे और बाल गिरते हैं, तो वो तो एक साइकिल हो ही जाता वो है, विशेष साइकिल में ट्रैप हो जाता है। जी। फिर दूसरा हमारा कारण होता है डाइट। जी। अगर आपका डाइट हेल्दी है ही नहीं तो आपको बालों को पोषण पहुंचेगा ही नहीं। जी। बेसिकली बाल जो है वो एक डेड चीज है बॉडी के लिए, दैट इज अ डेड ऑर्गन। बिल्कुल सही। तो अगर हमने पोषण वहां पहुंचाना है तो पहले इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के पास पहले न्यूट्रिशन पहुंचेगा, जो भी आप डाइट लेंगे उसके बाद आपके बालों पे पहुंचेगा। अगर आपका उतना न्यूट्रिशन है ही नहीं जो बालों तक पहुंच सके तो बाल तो गिरेंगे ही। तो आपको अपना डाइट अच्छा रखना बहुत जरूरी है। फिर हमारे पास आते हैं कुछ जेनेटिक कॉजेज, जी। फिर जिनके लिए हमें ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है, जहाँ पे सिर्फ स्ट्रेस को ठीक करना या सिर्फ न्यूट्रिशन को ठीक करने से बाल ठीक नहीं होंगे, वहाँ पे हमें फिर कुछ मेडिकेशंस लेनी पड़ते हैं। जी। और अगर मेडिकेशंस के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता फिर हमें हेयर ट्रांसप्लांट का सोचना पड़ता है। जब दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है या फॉलिकल डैमेज हो जाता है तो हमें ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ता है। तो ट्रांसप्लांट ये बेसिकली है क्या और किस तरह से काम करता है, कैसे किया जाता है, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ट्रांसप्लांट के बाद। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम बेसिकली आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसको एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी पे मूव करते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली तो स्कैल्प पे किया जाता है हेयर ट्रांसप्लांट, तो उसमें हम देखते हैं कि डोनर एरिया जो है वहाँ पे कितना अच्छा हमारे पास अवेलेबल है, बाल कितने अवेलेबल हैं, हेयर मतलब हेयर फॉलिकल्स कितने अवेलेबल होंगे, उस हिसाब से वहाँ से ट्रांसफर करके जहाँ पे हेयर लॉस वाला एरिया है वहाँ पे मूव किया जाता है। तो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। तो डोनर एरिया कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी बाल लिए जा सकते हैं, इसके लिए भी हमें कुछ चुनाव करना पड़ता है कि कहाँ से अच्छा है। डोनर एरिया वैसे तो स्कैल्प में ही सबसे बेस्ट रहता है कि जहाँ पे आपने सर्जरी करनी है वहीं से ही अगर आपको मिल जाए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास बियर्ड रहता है मेल्स में, या चेस्ट हेयर रहते हैं, वो एरियाज अवेलेबल होते हैं। अच्छा, कोई ऐसे लोग हैं जिनको ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, या किन लोगों के लिए सबसे अच्छा होता है? जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें चुनाव करने में किस तरह से पता लगे कि इस पेशेंट को ये एक आइडियल पेशेंट है ट्रांसप्लांट के लिए, इसको अच्छे रिजल्ट आएंगे, इसको नहीं आएंगे? जी। सबसे पहला होता है कि उनका जो हेयर लॉस है वो स्टेबल हो जाना चाहिए, कि मतलब अगर हमें भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि हाँ जी मेडिकेशंस करके बाल वापस नहीं आएंगे जी, तो वहाँ पे हम पहले उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट करना है। दूसरा कि डोनर एरिया भी हमारे पास अच्छा होना चाहिए और पेशेंट को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि मतलब वो उम्मीद करें कि उनके बहुत ही घने बाल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें एज डॉक्टर पहले काउंसल करना चाहिए पेशेंट्स को कि क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो वो पेशेंट्स आइडियल होते हैं जहाँ पे स्टेबल हेयर लॉस हो रहा है। ये माना जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम जीरे की पौध या पैडी लगाते हैं। एक बाल जैसे जीरे की पौध में एक एक उसको ग्रोथ करते हैं हम फील्ड के अंदर, खेत के अंदर, तो वैसे ही हम बालों को निकाल के डोनर एरिया से रिसिपिएंट एरिया पे लगाते हैं। तो इसमें कुछ टेक्निक्स भी होती हैं और किस किस तरह की होती हैं, तो वो हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सो जैसे जो आपने एग्जांपल दिया कंपेयर करने के लिए, आइडियली मैं भी पेशेंट्स को उसी हिसाब से ही समझाती हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट हम करते कैसे हैं। जी। तो इसकी दो टेक्निक्स हैं जो कॉमनली की जाती हैं, एक है FUT टेक्निक और एक है FUE टेक्निक। तो FUT इज फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप लेते हैं डोनर एरिया से, उस स्ट्रिप को हम निकालते हैं पहले, फिर उसमें से एक एक हेयर फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको इम्प्लांट करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब हम स्ट्रिप लेते हैं ना तो लीनियर स्कार होने के चांसेस रहते हैं। तो जो अब एडवांस टेक्निक है दैट इज FUE, जिसमें हम फॉलिकुलर यूनिट की एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो उसमें हम एक एक फॉलिकल को निकाल कर उसको प्रीसाइजली फिर स्लिट्स बनाकर इम्प्लांट करते हैं रिसिपिएंट एरिया में। तो उससे क्या होता है, लीनियर स्कार्स की जगह पे ऐसे डॉटेड स्कार्स आते हैं, तो वो हमारे छुप भी जाते हैं और वो जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। तो ये टेक्निक ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ज़्यादा एडवांस है तो ज़्यादा प्रेफरेबल भी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रेफरेबल। तो आजकल ज़्यादा यही की जाती है, यही ज़्यादा की जाती है, यही एडवाइजेबल। डॉक्टर शीनम, हमें ये बताइए कि हर सर्जरी के पीछे कुछ ना कुछ जोखिम छिपे होते हैं, कुछ रिस्क होती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। क्या हेयर ट्रांसप्लांट में भी किसी तरह के जोखिम या रिस्क हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई ट्रांसप्लांट से तो ये हो जाएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं इसके बाद कैंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को अलग अलग उनकी मिथ, उनकी धारणाएं होती हैं, उनके पीछे कितनी सच्चाई है और एक एक्चुअल जो बात है, जो साइंस, जो इसके बैक साइंस है, वो क्या कहती है? सर एक्चुअली ये है कि अगर आप स्किल्ड पर्सन से करा रहे हैं तो कोई साइड इफेक्ट के चांसेस नहीं होते। दूसरा, क्योंकि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है तो जैसे कि इन्फेक्शन होना या स्कारिंग होना ये कॉमन होता है। लेकिन अगर आप जो पोस्ट केयर मतलब पोस्ट प्रोसीजर जो केयर होती है, अगर आप वो प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो जो भी साइड इफेक्ट्स होंगे वो सब आराम से मैनेज हो जाएंगे।
तो कोई तो problem मतलब नहीं रहता। पेशेंट के मन में जो मिथ रहते हैं, घबराहट रहती है, भाई ये हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वो आराम से बहुत कुछ easily, दिक्कत आती है तो हाँ, टैकल हाँ, की जा टैकल सकती की है जा आराम से। सकती है, बिल्कुल आराम से टैकल की जा सकती है। तो दोस्तों पहली बात तो आपको ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेते हुए बिल्कुल घबराना नहीं है, किसी तरह की कोई मन में आपके टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। और FUE जैसा कि डॉक्टर शीनम ने बताया लेटेस्ट टेक्निक है, तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन के चांसेस नहीं होते। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट का एक क्वेश्चन होता है कि ट्रांसप्लांट आपने कर दिया बालों को, वो कितने लंबे समय तक मेरे साथ रहने वाले हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो 1-2 साल में रहेंगे, कुछ को लगता है 5 साल में रहेंगे। वो अलग अलग जगह से, क्योंकि आजकल पेशेंट बड़े समझदार हो गए हैं, होना भी चाहिए, वो सब गूगल करके आते हैं बहुत। लेकिन कई बार वो जानकारियाँ अधूरी होती हैं और उस अधूरी जानकारी की वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो कितने लंबे समय तक ट्रांसप्लांट के रिजल्ट पेशेंट के साथ रहते हैं, वो अच्छा उनको फील होता है। सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि गूगल बाबा की हर बात नहीं माननी चाहिए। जी, जी, जी। दूसरा कि आपके सामने डॉक्टर अवेलेबल है, आप बिल्कुल उनसे पूछें जो भी आपके डाउट्स हैं, आप प्लीज पेपर पे लिखें, आप जी। सारे क्वेश्चंस अपने पूछें जो जो आपको डाउट है। सबसे पहले ये कि जो हेयर ट्रांसप्लांट वाले बाल होते हैं जो हमने फिक्स कर दिए हैं और अच्छा रिजल्ट आएगा, जो मतलब आ ही जाता है, तो जो रिजल्ट आता है वो वाले बाल आपके कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन विद एज क्या होता है कि जो आपके जो ट्रांसप्लांट बाल के साथ वाले बाल हैं, जो आपके खुद के नेचुरल बाल हैं, वो आपकी डिसीज एक्टिविटी में आगे विद टाइम जा सकते हैं। तो पेशेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी कुछ एडिटिव थेरेपीज लेनी पड़ती हैं जिससे आपके खुद के बाल जो हैं वो बच सकें, ताकि हम उनकी डेंसिटी उतनी रख सकें जितनी वो उम्मीद करते हैं। हाँ दोस्तों, ये बात आपको समझनी चाहिए, क्योंकि मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के अंदर जो जीन्स से कंट्रोल होती है, जिसके पीछे जीन्स काम कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कंप्यूटर के अंदर कोडिंग होती है। यानी जब कोडिंग पीछे काम कर रही होती है तो वो फ्रंट की स्क्रीन पे हमें रिजल्ट दिखता है। तो नेचर ने जो जीन्स हमारे अंदर दिए हैं, जो गुणसूत्र दिए हैं, उसकी वजह से हमारा शरीर और उसकी करैक्टरिस्टिक्स बनती हैं। तो यदि हमें जीन्स ऐसे मिले हैं जो बालों को पतला करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये प्रोसेस लगातार चलने वाला है और इस प्रोसेस को आप स्लो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते कुछ दवाइयों से, कुछ प्रोसीजर से। तो ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको बाद में ध्यान रखना है कुछ बातों का, कुछ अगर कुछ दिक्कत आती है तो डॉक्टर की एडवाइस लेते रहना है, ताकि आपके रिजल्ट लगातार आपके साथ बने रहे। डॉक्टर शीनम, आमतौर पे ट्रांसप्लांट स्कैल्प के ऊपर ही ज़्यादा किया जाता है जी। लेकिन कुछ और ऐसी जगह भी हैं बॉडी के अंदर जहाँ पे हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और उनके रिजल्ट कैसे आते हैं? सर जैसे और जगह आईब्राउज हो गई, ठीक है, किसी अब हमारे पास एक पेशेंट भी आया था जिनके यहाँ पे ऐसे चोट लग गई थी बचपन में, तो स्कारिंग हो गई थी। अब स्कार्ड एरिया पे हेयर फॉलिकल तो ग्रो नहीं कर सकता, तो हमें वहाँ पे ट्रांसप्लांट करके उसको ठीक करना पड़ता है। ये सब कॉस्मेटिक प्रोसीजर में आता है। फिर बियर्ड होता है, कई लोगों की बियर्ड ग्रो नहीं करती है, कुछ लड़कों की, तो फिर उसमें भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसका भी रिजल्ट अच्छा आ जाता है, इवन वो लाइन सेट भी हो जाती है। तो स्कारिंग की आपने बात की, स्कारिंग की हर केस के अंदर फॉलिकल डैमेज हो जाते हैं, वहाँ पे चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं बर्न के आते हैं और बहुत सारे पेशेंट ऐसे ट्रॉमा के आते हैं, चोट लगी है उसके ऊपर। तो हर जगह स्कारिंग होने के बाद हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। सर स्कारिंग का मतलब होता ही यही है कि वहाँ की स्किन डैमेज हो चुकी है। अब जब स्किन डैमेज हो गया है, हेयर फॉलिकल तो स्किन के अंदर ही ग्रो करता है, तो वहाँ पे चांस नहीं रहता कि हेयर फॉलिकल अपने आप उगेगा, तो हमें वहाँ पे ट्रांसप्लांट सोचना पड़ता है। ओके, मतलब मेरा पूछने का वो मतलब ये है कि ट्रांसप्लांट उसमें कामयाब होता है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट की अगर वो डीप इंजरी हुई है तो कई बार नर्व्स डैमेज हो गया, कई बार ब्लड सप्लाई डैमेज होगी, उस कंडीशन के अंदर भी ट्रांसप्लांट काम करता है। सर कर ही जाता है, ट्राई कर सकते हैं। बाकी हम पेशेंट को ये बता देते हैं कि हम आपके लिए ये ट्राई कर रहे हैं, ये वाला प्रोसीजर, वैसे चांसेस पूरे रहते हैं कि ठीक रहेगा। ओके, तो दोस्तों जिन लोगों को इस तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ा है, उनको कोई ट्रॉमा की वजह से या बर्न की वजह से स्कार बन गया है, तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपना कॉस्मेटिक लुक, जो अपना सुंदरता है, वो वापस ला सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए। डॉक्टर शीनम, एक प्रश्न ये होता है कि हमें कितने ग्राफ्ट लगेंगे, क्योंकि मेल पैटर्न बॉल्डनेस की नॉर्वुड स्केल के हिसाब से 7 ग्रेड्स अलग अलग होते हैं और फीमेल में लुडविक स्केल पे 3 ग्रेड अलग अलग होते हैं। तो लोगों का प्रश्न ये होता है कि हमें कितने ग्राफ्ट लगेंगे, तो ये उनको कैसे पता लगे कि उनको कितने ग्राफ्ट लगने वाले हैं? उनको मन में क्वेश्चन होता है कि उनको गिनेगा कौन, या वो इतने लगेंगे भी या नहीं लगे। तो इन बातों का एक क्या आंसर दिया जा सकता है? सर जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम पहले उनका डोनर एरिया चेक करते हैं कि उनके थिकनेस कितनी है, मतलब डोनर एरिया में थिक बाल है, थिन बाल है। अगर थिक बाल है तो कम ग्राफ्ट्स में भी काम हमारा, मतलब डेंसिटी पूरी अच्छी आ सकती है। लेकिन अगर किसी के थिन बाल हैं तो उनमें हमें ग्राफ्ट्स ज्यादा लेने पड़ते हैं। तो ये कितने ग्राफ्ट लगेंगे ये डिसाइड करता है पेशेंट का ही बाल, कि उसके एक तो कितना एरिया खाली है, कि हमें कितना एरिया कवर करना है, फिर पेशेंट को कितनी डेंसिटी चाहिए, कितने घने चाहिए, आगे घने चाहिए, पीछे घने चाहिए, हेयर लाइन चाहिए, कैसा चाहिए।
फिर तीसरा होता है कि यहाँ पे कितने बाल हैं, डोनर एरिया पे कितने मोटे बाल हैं या कितने पतले बाल हैं, उस पर डिपेंड करता है। वैसे अगर हमें ये वाला एरिया, क्राउन एरिया पूरा अगर हमें कवर करना है तो हमारे 5000 से 6000 ग्राफ्स लगते हैं, पर हाँ कोई गिनता नहीं है, ये थोड़ा अंदाजे वाली बात है। अंदाज दोस्तों, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ग्राफ कितने लगने हैं ये डॉक्टर शीनम ने बताया कि डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा क्या है, आपका डोनर एरिया कैसा है। तो इन बातों को समझ के ही वो सारी प्लान किया जाता है और आपके साथ फिजिकल मीटिंग के जरिए ही, इन पर्सन मीटिंग में ही डॉक्टर आपको बताता है कि आपका डोनर एरिया ऐसा है और आपको इतने ग्राफ्ट चाहिएंगे, इतने ग्राफ्ट हमें मिल सकते हैं और आपको एक्सपेक्टेड ये रिजल्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ जब बात होती है, आपकी काउंसलिंग एक डॉक्टर करता है, तो उसी समय ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाती हैं। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका डॉक्टर आपके साथ किसी भी तरह का कोई ऐसा मतलब आपको एक्चुअल पोजीशन वो बताएगा जब आपके साथ आप उसे मिलेंगे और आपको क्या रिजल्ट आने वाले हैं वो भी सब आपको क्लियर हो जाए। डॉक्टर शीनम, क्या बालों का टेक्सचर या बालों की बनावट, बाल करली हैं या बाल स्ट्रेट हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि रिजल्ट कैसे आएंगे या ट्रांसप्लांट कैसा होगा? अगर किसी के बाल कर्ली हैं या वेवी हैं तो उससे क्या होगा कि डेंसिटी अच्छी आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि वो सराउंडिंग एरिया में भी कवर हो जाएगा। अगर किसी के बाल पतले हैं तो फिर वही है कि हमें थोड़े ग्राफ्स एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे ताकि अच्छे से डेंसिटी आए। तो टेक्सचर पे बिल्कुल डिपेंड करता है। टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी कैसे आने वाली है या बाल के ट्रांसप्लांट के बाद कैसे दिखने वाले हैं। जी जी। उम्र का भी कोई फर्क पड़ता है कि मान लो हम एक 25 साल की उम्र में एक किसी लड़के का ट्रांसप्लांट करें और एक 60 साल के प्रौढ़ का हम ट्रांसप्लांट करें तो उनके रिजल्ट में कुछ फर्क दिखेगा हमें? सर डाइट का होता है एक मेन रोल, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो एग्जिस्टिंग बाल है, जो डोनर एरिया वाले बाल हैं, वो अच्छे तभी होंगे जब आपकी डाइट अच्छी होगी, ठीक है, जब आप स्ट्रेस नहीं लेते होंगे। तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हो सकता है कि एज की वजह से थोड़े बाल डोनर एरिया के पतले हो गए हों, तो उसका इफेक्ट आ सकता है आपके हेयर ट्रांसप्लांट पे। थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा एज होने के बाद आप ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते। डॉक्टर शीनम, हम फीमेल्स के लिए हेयर ट्रांसप्लांट की संभावना को कैसे देख सकते हैं? क्या उनके लिए भी बिल्कुल वैसे ही ये काम करता है जैसे पुरुषों के लिए काम करता है? उतने ही रिजल्ट उनको बेटर आते हैं, उतने ही बढ़िया फीमेल पैटर्न बढ़ने से उनको हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल, जो रिजल्ट हमें मेल्स में दिखता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट हमें फीमेल्स में भी दिख सकता है। बस ये है कि जो रिजल्ट है ना वो इमीडिएट नहीं आता, तो हमें वेट तो करना ही पड़ता है। तो फीमेल्स को बस वही उतने दिन का वेट करना पड़ेगा जब तक वो बाल ग्रो नहीं करता। बाकी रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आता है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में भी। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी फीमेल्स को एक कंसर्न होता है कि मेल के बाल अलग किस्म के होते हैं, उनका पैटर्न अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। तो मेल को रिजल्ट अच्छे मिलते हैं ट्रांसप्लांट के, फीमेल को अच्छे नहीं मिलते हैं। ऐसा फ़र्क बिल्कुल नहीं है। आपके मन में कोई ऐसी भ्रांति है तो उसे आप निकाल दें। हाँ, फ़र्क ये जरूर होता है कि फीमेल अपने बाल लंबे रखती हैं अमूमन, और बाल 1 सेंटीमीटर प्रति महीने की दर से बढ़ता है। तो अगर आपको 15-18 सेंटीमीटर बाल चाहिए, मतलब 1.5 साल के करीब आपको लगने वाला है अगर आपको इतने लंबे बाल चाहिए, तो इसलिए वो समय ज़्यादा लगता है। इसलिए वो थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि फीमेल और मेल में एक जैसे रिजल्ट आते हैं, बस समय का फ़र्क होता है। हेयर ट्रांसप्लांट को लेके क्या कुछ ऐसे मिथ भी हैं जिनको हम डिबंक कर सकते हैं, जो लोगों को पता होने चाहिए भाई ये मिथ हैं, इनके आप उसमें ना आए? तो इस तरह का कुछ? जी सर, एक मिथ तो ये है कि वही इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता। जैसे ही हम फॉलिकल को ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो पहले बाल उगता है वो जरूर गिरेगा, उसके बाद अच्छा बाल उगना शुरू होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप क्लिनिक से बाहर निकले और आपके बिल्कुल एकदम बढ़िया से बाल हो गए, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा दवाइयाँ काम करेंगी। 6 महीने लग जाते हैं अच्छा रिजल्ट दिखने के लिए, और बिल्कुल एकदम बढ़िया बाल दिखने में 1 साल लग सकता है। तो उतना वेट करना पड़ेगा। ठीक है। एक मिथ ये है कि वही कि फीमेल्स में काम करेगा या नहीं करेगा, तो फीमेल्स में भी ये उतना ही अच्छा रिजल्ट लाता है जितना मेल्स में लाता है। तीसरा मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट वाले बाल हैं वो दूर से दिखेंगे कि भाई ये हेयर ट्रांसप्लांट हो रखा है, ये नेचुरल बाल नहीं है, ये अननेचुरल बाल है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी स्किल्ड पर्सन से या स्किल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से ये प्रोसीजर कराएंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा, वो नेचुरल लुक देंगे ही देंगे। और कुछ पेशेंट्स हमें ऐसे पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद इम्पोटेंसी हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। दवाई दी जाती है एक फिनेस्ट्राइड, बट उसका जो एक साइड इफेक्ट है कि स्पर्म काउंट कम हो जाता है, दैट इज रिवर्सिबल। ठीक है, तो लोग उसको लेने में थोड़ा हिचक करते हैं। हमें भी एज डॉक्टर समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है पेशेंट को कि भाई ये रिवर्सिबल चीज है। जैसे ही दवाई छोड़ते हैं वो ठीक हो जाता है। कुछ परसेंट पेशेंट्स में ऐसा हो सकता है कि ना ठीक हो, पर वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। दैट इज वेरी नेग्लिजिबल। तो पेशेंट्स को घबराने की जरूरत बिल्कुल घबराने की जरूरत। तो दोस्तों 3-4 बातें डॉक्टर शीनम ने बताई। पहली बात तो ये कि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। जब बाल को डोनर एरिया से निकाला जाता है तो वो शॉक फेज में चला जाता है। बाल का
एक साइकिल होता है, लाइफ साइकिल होता है, उसके 3 अलग अलग फेज होते हैं, एनाजन, केटाजन, टेलोजन। और जब बाल को निकाला जाता है तो वो शोकिंग फेज या टेलोजन फेज में चला जाता है, और वो जब दोबारा से बाल एनाजन फेज में जाता है तो ये प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है, इसको 2 से 3 महीने लग जाते हैं। 3 महीने के बाद आपको अमूमन बालों में ग्रोथ देखने में मिलती है और हर महीने 1 सेंटीमीटर बाल बढ़ता है। तो जैसा डॉक्टर शीनम ने बताया कि 6-7 महीने लगते हैं आपको रिजल्ट दिखने में, तो उतना समय लगेगा। और उन्होंने बताया कि डेंसिटी अच्छी आती है, लुक अच्छा आता है, फीमेल मेल दोनों में ही इसके रिजल्ट आते हैं और किसी तरह की इम्पोर्टेंसी की संभावना नहीं होती है, वो फॉर द टाइम बीइंग होती है। जैसे ही वो दवाइयाँ बंद की जाती हैं, कोई आपको जो सिम्टम आए हैं वो सारे रिवर्स हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है। यदि आप ट्रांसप्लांट की प्लानिंग कर रहे हैं तो यही सोचकर कि ये नुकसान हो जाएगा, उससे ऐसा कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है, आप ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। डॉक्टर शीनम, जब पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए आए तो वो किन बातों का ध्यान रखे ट्रांसप्लांट कराते हुए पहले, किन बातों का उसे पता होना चाहिए? सर, एक तो अगर पेशेंट स्मोकर है तो उसको अपनी स्मोकिंग बंद करनी होती है, क्योंकि जो हमें ब्लड फ्लो है स्कैल्प में अच्छा चाहिए होता है, स्मोकिंग की वजह से ऐसा नहीं हो पाता, स्मोकिंग बंद होगी। दूसरा, अगर बाय चांस पेशेंट एस्पिरिन ले रहा है, ब्लड थिनर्स होते हैं जो, वो भी हमें स्टॉप करने पड़ते हैं। फिर हम कुछ पेशेंट्स को जिनको डैंड्रफ की ऑलरेडी दिक्कत होती है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस, तो उसमें हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू पेशेंट को यूज़ करने को बोलते हैं, ताकि जब हम सर्जरी कर रहे हैं तो हमें वो साइड क्लीन मिलनी चाहिए। ये ध्यान रखना है। बाकी डाइट तो है, डाइट का तो फॉलो करना है। दोस्तों, ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं तो वो बंद कर दें, स्मोकिंग बंद कर दें, डाइट थोड़ा सा ध्यान रखें, ऑयली स्पाइसी वगैरह ज़्यादा ना लें, और डेंड्रफ आपको ना हो तो उसके लिए आप एंटी डेंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करें। कोई पोस्ट केयर भी होती है जब आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, होती है तो कितने दिन के लिए होती है और क्या होती है? सर, जैसे हमने ट्रांसप्लांट किया तो विद इन अ वीक पेशेंट अपने काम पे वापस बहुत आराम से जा सकता है। जो वो 5 to 7 डेज है, बस पेशेंट को उसी में ही जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशंस वो दी जाती हैं। जैसे पेन किलर्स होती हैं उसमें कुछ, और जो थोड़ी स्वेलिंग आ रही होती है चेहरे के ऊपर उसको कम करने के लिए दिया जाता है, और जिंक दिया जाता है, विटामिन B12 दिया जाता है, ये सब दिया जाता है, मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, वो फॉलो करना होता है फॉर 1 वीक। उसके बाद तो जो मेंटेन करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है बालों को वो चलेगा। जो पोस्ट केयर प्रोसीजर है दैट इज फॉर 1 वीक। दोस्तों, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि 1 हफ्ते का बस पोस्ट केयर है, आप अपने काम पे जा सकते हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर हैं उनको बचाए रखने के लिए आपको कुछ दवाइयाँ जैसे डॉक्टर आपका रिकमेंड करे वो लेनी होती हैं। डॉक्टर शीनम, बहुत सारे लोग डरते हैं कि ट्रांसप्लांट के दौरान हमें कोई दर्द होगा या डिस्कम्फर्ट होगा या किसी भी तरह की परेशानी होगी, तो कुछ ऐसा होता है या वे उनका जो डर है वो भी एक मिथ है, या वो जो लोगों से सुनते हैं या जो कोई पढ़ते हैं तो उसकी वजह से है? सर, इसके सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि इंजेक्शन से सभी को डर लगता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो खुश होकर इंजेक्शन लगवाता है। जी, तो जो प्रोसीजर हेयर ट्रांसप्लांट का किया जाता है उसमें हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। जब लोकल एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं उसमें जो पेन सेंसेशन होगा नीडल का घुसते हुए बस उतना दर्द है। उसके बाद जब हम लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं तो पेशेंट को पेन नहीं होता, डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा हैवीनेस लग सकता है हेड में, लेकिन पेन फ्री प्रोसीजर हो जाता है। उसके बाद जब प्रोसीजर खत्म हो जाता है, जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट वेन ऑफ होने लगता है, तो उसके बाद जब हम दवाइयाँ देते हैं जो 1 वीक के लिए चलती है उसमें पेन किलर्स होते हैं। तो ऑल इन ऑल जो पूरा 1 वीक का प्रोसीजर है, ये पूरा केयर जो है उसमें आपको पेन नहीं फील होता। बाकी अगर आपको एक्सटेंसिव पेन होता है तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर ही सकते हैं, तो वो आपके पेन किलर्स बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल पेन एक किस्म का पेन फ्री प्रोसीजर है, और पेन इतना है जैसे आप दांत निकलवाते हुए आपका डॉक्टर लोकल एनेस्थीसिया लगाता है ना, लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करता है, वही सेम हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान भी लोकल एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया जाता है। वो इतनी देर के लिए जिसमें आपकी स्किन जो है वो सुन्न हो जाए और आपके बाल निकालने में आसानी हो, बस इतना ही। इसके बाद कोई पेन नहीं है, आप बिल्कुल पेन फ्री अपनी जर्नी कर सकते हैं। और अंत में डॉक्टर शीनम, कितने अच्छे रिजल्ट पेशेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपने देखा होगा अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि जब पेशेंट आपके पास बाल आता है और आप उसकी हेयर ट्रांसप्लांट की तैयारी करते हैं, और जब वो 6-7 महीने 8 महीने के बाद आता है तो कितना वो खुश होता है, उसके चेहरे की जो स्माइल होती है वो कितनी बड़ी हो चुकी होती है, उसकी टेंशन कितनी कम हो चुकी होती है। तो आपने अपनी प्रैक्टिस के दौरान कैसा महसूस किया है? सर, एक रिव्यू बताना चाहूँगी मैं। तो जब एक पेशेंट का मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया था तो उन्होंने मुझे आके बोला था कि आपने मेरी ना एज ना 10 ईयर्स कम कर दी है। क्या बात है। तो उसमें कॉस्मेटिक अपीयरेंस है, बेसिकली कॉस्मेटिक अपीयरेंस अच्छी हो जाती है, हेयर लाइन आपकी अच्छी दिखने लगती है और डेंसिटी अच्छी हो जाती है। तो जब पेशेंट को खुद ही कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाता है तो पेशेंट की स्माइल भी उतनी बड़ी हो जाती है जितने बड़े उनके बाल हो जाते हैं। देखो कितनी बड़ी बात कही है कि आपकी स्माइल भी उतनी बड़ी होगी जितने बड़े आपके बाल होंगे। तो दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट आज के समय में किसी भी तरह का रिस्क अपने साथ लेके नहीं चलता है।
बिल्कुल रिस्क फ्री, कॉम्प्लिकेशन फ्री प्रोसीजर है, कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। शर्त ये है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे डॉक्टर की देखरेख में कराना है, अच्छे सेंटर पे कराना है जहाँ पर हाइजेनिक कंडीशंस बढ़िया से मेंटेन हो और आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। तो किसी भी तरह की परेशानी आपको हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं होने वाली। डॉक्टर शीनम, क्या कोई पेशेंट अपनी तरह की हेयर लाइन भी डिज़ाइन करा सकता है, या वो चाहिए कि मेरे को ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए, मेरे को मेरे पहले 10, 15, 20 साल पहले इस तरह के बाल होते थे और मैं दोबारा ही ऐसे बाल रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ, तो उसी तरह के बाल हम लगा सकते हैं, उसी तरह की हेयर लाइन डिज़ाइन कर सकते हैं, कॉस्मेटिकली प्रोसीजर वैसा ही कर सकते हैं? बिल्कुल सर, हम जैसा पेशेंट चाहते हैं हम बिल्कुल वैसा कर सकते हैं। अब हम अपनी तरफ से एक हेयर लाइन सेट करके मार्कर से पहले पेशेंट को दिखाते हैं कि हम ये हेयर लाइन सोच रहे हैं आपके लिए, आप एक बार बता दीजिए। फिर वो अपने जो भी अपने साथ किसी को लेके आए हैं उनको भी दिखा देते हैं। अगर उनको कुछ डाउट्स हो रहे होते हैं वो भी हम उनके क्लियर कर देते हैं। लेकिन अगर उनको फिर भी लगता है कि नहीं थोड़ी सी एक्सटेंड करनी है, या पार्टीशन भी बताएंगे वो अपना कि कौन सी साइड पे वो पार्टीशन करेंगे, क्योंकि एंगल पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्लिट किस एंगल पे बना रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब बातें ध्यान रख के हम करते हैं। पेशेंट की पूरी जैसे उसको करवाना है हम उस हिसाब से चलते हैं। क्योंकि आजकल लोग वो जिगजैग पैटर्न चाहिए, मेरे को सलमान खान जैसा लुक चाहिए, क्योंकि वो जो बॉलीवुड में देखते हैं और सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं तो उस तरह का एक फील लेके भैया मेरे को भी ऐसा होना है तो वो लेके आते हैं, तो हम ऐसा वो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप दिख सकते हैं। डॉक्टर शीनम, अभी एक आंकड़े के अनुसार पूरी दुनिया के अंदर लगभग एक साल में 7 लाख हेयर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं और भारत के अंदर 1 लाख ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। तो इस जर्नी में आपने कितने ट्रांसप्लांट किए हैं और आपका ये अनुभव और मतलब आपको कैसा लगा ये सारा करके, लोगों के जीवन के अंदर बड़ा बदलाव लाके कैसा आप अनुभव करते हैं? सर, मैंने अभी 800 प्लस ट्रांसप्लांट किए हैं और भगवान की दया से सारे ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल ही रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी मैं और वेट कर रही हूँ कि मैं और कितने कर सकूँ। तो दोस्तों, डॉक्टर शीनम ने 850 प्लस ट्रांसप्लांट किए हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम दुआ करते हैं कि जल्दी ये मार्क 1000 टच करेगा और फिर उससे ऊपर भी जाएगा। और एक आपको खुशखबरी और दे दूं कि डॉक्टर शीनम अभी नया VSCA के साथ भी इनका जुड़ाव हुआ है और VSCA की टीम का भी एक हिस्सा रहेंगे। हमारे ट्रांसप्लांट सर्जन की लिस्ट में डॉक्टर शीनम का भी स्वागत है। डॉक्टर शीनम, बहुत अच्छी यात्रा रही आपके साथ आज के इस एपिसोड में, आज के इस पॉडकास्ट में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम आगे भी लोगों को इस तरह की जानकारियां देते रहेंगे आपके माध्यम से। हम चाहते हैं कि जो हेयर ट्रांसप्लांट आपने 850 की हैं, जब हम अगले पॉडकास्ट पे हैं तो ये 8500 हो चुके हों, अब से 10 गुना हो चुके हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि बहुत बड़ी संख्या में आजकल लोगों को हेयर लॉस की, बाल्डनेस की समस्या बढ़ती जा रही है और हेयर केयर पे बहुत काम चल रहा है। आगे आने वाले समय में स्टेम सेल्स, क्लोनिंग, जो चीज़ें आएंगी वो सभी आपको इस VSCA के माध्यम से मिलती रहेंगी, आप तक जानकारियाँ आती भी रहेंगी और हम इस तरह के पॉडकास्ट, इस तरह के शो आपके लिए लाते भी रहेंगे। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का हेयर केयर का बाजार इंडिया में इस समय है और 7% की एनुअल ग्रोथ के साथ ये बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर कितनी बड़ी ये हेयर केयर की इंडस्ट्री है। यदि आप चाहते हैं बालों की समस्याओं से लोगों को मुक्त करना तो VSCA आपके साथ खड़ा है। हमने हेल्दी हेयर मूवमेंट करके एक मिशन चलाया है जिसमें हम पूरे इंडिया के अंदर हेयर केयर को बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कैंप भी लगाते हैं, सेमिनार भी करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी जाते हैं, NGOs के अंदर भी जाते हैं और सब लोगों को साथ मिला के चल रहे हैं। अभी भारत के अंदर VSCA के 21 क्लिनिक हैं और हम 2028 तक, जो VSCA को 100 साल पूरे होंगे, हम 100 हेयर क्लिनिक की तैयारी के साथ बढ़ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने शहर में VSCA की ब्रांच खोलना तो आपका स्वागत है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर आप फ़ोन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। मेरा एक लाइव शो आता है हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे, उसे भी आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।